नमस्कार। तो कैसे आप? मुझे पता है आप उतने खुश नहीं हैं बिकॉज़ हम इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीत नहीं पाए और जो फाइनल गेम था अगेंस्ट सीरिया, उसमें हमको काफ़ी एक बुरी हार मिली, 3-0 की हार, जो कि एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतनी बुरी हार, क्योंकि सोचा था कि कुछ तो तगड़ी फाइट हम भी देंगे और फाइट हमने तगड़ी दी भी थी कुछ-कुछ, लेकिन जो जहाँ पर हमको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना था, वहाँ वीक हो गए, यानी कि डिफेंस में, और हम इस मैच को मतलब कि छोड़ गए। अब देखिए, इस मैच में कुछ-कुछ चीज़ें हमको समझ में आई हैं, जो कि आगे के लिए हमको काम में आने वाली है, और कुछ चीज़ें ऐसी है भाई कि इंडियन फुटबॉल जहाँ है वहीं है, और पता नहीं ये कितने साल लगेंगे इसको उस टाइप से बदलने में, जो हम ऐसी जो स्ट्रॉन्ग टीम्स होती है, मतलब सीरिया तो स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है उतनी ज़्यादा, बट उनके प्लेयर्स बहुत ही क्वालिटी वाले, हमारे प्लेयर्स उनकी क्वालिटी को मैच नहीं कर पा रहे बिकॉज़ वो अच्छी कॉम्पिटिटिव लीग्स में खेलते हैं, हमारे नहीं खेलते। तो अब चलिए, वो जो डिस्कशन है वो तो हम कितना ही करते रहते हैं और उसके ऊपर कभी डिस्कशन ख़त्म भी नहीं होगा जब तक हमारे प्लेयर्स उधर खेलना चालू नहीं करेंगे, जो कि थोड़ा बहुत नामुमकिन जैसा भी है। तो उसके ऊपर अभी मैं नहीं कहूँगा, मैं इस मैच की बात करता हूँ। तो अगर हम मैच का लाइनअप देखें तो लाइनअप एक अच्छा लाइनअप ही था। जैसे कि कई लोगों ने कहा कि मनवीर को क्यों रखा गया था। मनवीर को मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था मनवीर से इस गेम में, कि इस गेम में मे बी मनवीर जो है थोड़ा बहुत जो है परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। मे बी फर्स्ट गेम था अंडर मनोलो और एक स्ट्राइकर की भूमिका दी गई, तो मे बी वो परफॉर्मेंस नहीं आया होगा। लेकिन सेकंड मैच में भी अगर वैसा ही सेम टू सेम जैसा मॉरिशस के अगेंस्ट खेले थे, सेम टू सेम वैसे ही खेले, तो फिर तो कोई मतलब की बात बनती नहीं है। इंडियन टीम में तो इस टाइप का परफॉर्मेंस नहीं चलेगा, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अब अगर हम देखते हैं कि ओवरऑल फर्स्ट हाफ अगर हम देखते हैं, फर्स्ट हाफ भाई इतना बेकार, इतना वाहियात खेला इंडियन फुटबॉल टीम ने कि मनोलो ने खुद आफ्टर मैच बोला भी कि फर्स्ट हाफ में क्या ही खेल रही थी टीम। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एक नेशनल टीम जो है वो विन के लिए फाइट कर रही है। ऐसा लग रहा था कि बस खड़े हैं, सीरिया को बोल रहे खेलो आप, ये दिख रहा था। और जिस तरीके का पहला गोल हुआ, वो पहला गोल इतना जल्दी आ जाएगा सोचा नहीं था। मतलब 10 मिनट में ही सीरिया जो है वो गोल मार के अब चली गई, और वहीं से थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी आ गया टीम को। और वो फर्स्ट हाफ तो पूरा इतना ख़राब खेला हमने, वो तो लकी रहे हम। मैं कह सकता हूँ कि गुरप्रीत संधू ने कुछ सेव्स निकाले, अदरवाइज फर्स्ट हाफ में हम 4-0 डाउन चले जाते, ये तो कंफर्म बात थी। तो लकी रहे ये मैं कह सकता हूँ, अदरवाइज फर्स्ट हाफ में अगर 4 खाते तो सेकंड हाफ का मिला के तो सोच लो बहुत ही ह्यूमिलेटिंग हो जाता है। हालांकि 3-0 भी ह्यूमिलेटिंग ही होता है, लेकिन अभी ठीक है, क्योंकि यहाँ से कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हमको देखने को मिली है जो सेकंड हाफ में आई। फर्स्ट हाफ में मैं कहूँगा तो हर पोजीशन पे ही हम खराब थे। ऐसा नहीं कि हम अटैकिंग में सही थे या मिड में सही थे या डिफेंस में, तीनों ही जगह पे मतलब हम भाई बहुत ही खराब खेल रहे थे। और मैं ये कह सकता हूँ कि सुरेश से जो थोड़ी एक्सपेक्ट करा था हमने कि सुरेश गेम प्ले चलाएंगे, या साइड बैक्स में निखिल पुजारी को जो चेंज किया, सुभाषिस को जो चेंज किया, उसमें मैंने सोचा था कि हमको कुछ मतलब देखने को मिलेगा, कुछ एनर्जी देखने को मिलेगी, लेकिन एक्चुअली वैसा हुआ नहीं। अब जैसे सुभाषिस की मैं बात करूँ, सुभाषिस के साइड से वो अब बहुत जा रहे थे लेकिन ट्रैक बैक नहीं कर पा रहे थे। आप देखा मतलब कि उनके साइड का विंगर इतना सही जा रहा था हर बार, क्योंकि भाई सुभाषिस आगे जाने के बाद ट्रैक बैक नहीं कर पा रहे थे, और निखिल का साइड से कोई इम्पैक्ट ही नहीं था। तो निखिल को जो चेंज किया था आशीष जो है, तो आशीष का आना और अपुया का आना, सुरेश का जो चेंज किया था भाई वो बहुत इंपैक्टफुल था। तभी मैं ये कह सकता हूँ कि आशीष के साथ हम स्टार्ट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। आशीष भाई इंपैक्ट लेके आए गेम में, और सीरिया जैसी थोड़ी सी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स वाली टीम के अगेंस्ट अगर आशीष राय ऐसा खेल सकते हैं, तो अगर थोड़ा सा गेम टाइम उनको मिलते रहेगा तो और अच्छा खेलेंगे। और अपुया की मैं बिल्कुल, अपुया को क्वालिटी मिडफील्डर जो हम कहते हैं, तो वो इन्होंने दिखाया सेकंड हाफ में आके, पूरे गेम को रोटेट कर रहे थे और सही से। जिक्सन भाई बहुत मिस्टेक्स कर रहे थे, ये चीज़ हमने देखी। तो वहाँ पे अपुया आया तो थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि वहाँ मिड संभला, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और सहल के साइड से भी कुछ की पासेस अच्छे आए थे, लेकिन ओवरऑल मैं सहल से और ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ, कि क्योंकि सहल विद बॉल बहुत अच्छे प्लेयर है, तो मैं और ज़्यादा चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ। लेकिन भी कभी कभी कुछ सिली मिस्टेक्स करते हैं, मतलब ऐसा बोलेंगे कि फालतू वाला जो रिस्क लेते हैं ना, वो मतलब फालतू का रिस्क वो नहीं लेना चाहिए। मतलब जहाँ पे 1-2 करके निकल सकते वहाँ निकल जाओ। और देखिए, सीरिया की लाइनअप में भी बहुत चेंज था, वो अपने बिल्कुल बेटर प्लेयर्स के साथ आए थे, तो उनकी टीम में भी वो क्वालिटी प्लेयर्स के साथ खेल रहे थे, कि उनको भी पता था कि यहाँ पे इंडिया को भी लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि सेकंड हाफ में हमने दिखाया भी था कि भाई हमको लाइटली क्यों नहीं लेना चाहिए। मतलब जैसे सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ था, वहाँ से लग रहा था कि भाई अब जो है इंडिया टीम थोड़ा सा खेलने के मूड से आई है। हालांकि प्लेयर के अंदर जो हंगर है ना भाई, वो तो फर्स्ट मिनट से दिखना चाहिए, जो कि भाई आपको अगर 45 मिनट के बाद दिखेगी तो कितनी गलत बात है। एज अ प्रोफेशनल वे में आप सोचिए। और एक चीज़ जो सेम जिसके लिए हम रोते रहते हैं हमेशा, कि हम भाई चलिए फाइनल थर्ड में जा रहे हैं, चांस क्रिएट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्कोर नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ अभी भी मिसिंग ही है कि भाई स्कोर करेगा कौन। अभी आप देख लो, ना पिछले गेम में स्कोर, ना इस गेम में स्कोर, मतलब गोल का कोई
चांस ही नहीं। और जो शॉट्स मारे भी थे, लिस्टन ने भाई बहुत अच्छा शॉट मारा था, अपने एडमंड ने बहुत अच्छा शॉट मारा था। तो एडमंड का तो मैंने बोला कि एडमंड जो आए मनवीर की जगह पे, तो एडमंड का मैं कहना चाहूँगा भाई कि जो वो खेले होंगे मे बी 17 से 18 मिनट इस गेम में, तो उनके 17 से 18 मिनट मनवीर के दोनों मैच के परफॉर्मेंस से बेटर थे। तो अभी मैं ये बिल्कुल गारंटी से हम सोच सकते हैं कि एडमंड के साथ स्टार्ट करना ये हमारे लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है आगे के मैचेस के लिए, क्योंकि एडमंड के अंदर जो जैसे वो आए भाई वो हंगर नज़र आया। मतलब वो देखिए जिस तरीके से वो गेम को रीड करके आए थे कि कहाँ मेरे को जाना है, किधर रन बनाना है, कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करना है प्लेयर्स को, मनवीर वो पूरी तरह से मिस कर रहे थे फर्स्ट गेम में भी, इस गेम में भी। तो यहाँ पर एडमंड अब मुझे, मेरे अगर फर्स्ट चॉइस में बोलेंगे आगे स्ट्राइकर में, मैं एडमंड को लूंगा भाई। अब मैं मनवीर को नहीं ले सकता, क्योंकि मनवीर ने दोनों गेम में मुझे रॉन्ग प्रूव किया। और भाई सेकंड हाफ में हमने जो दोनों गोल्स खाए, चलिए फर्स्ट हाफ में वो जो गोल हो गया था, अर्ली गोल खा लिया हमने, वो चलो समझ में नहीं आया था कैसे हो गया, एकदम से वो बॉल आ गई। और लेकिन जो बाद में दोनों गोल हमने खाए भाई, वो कितने बेकार गोल खाए। मतलब आप जो सेकंड गोल वहाँ पे मतलब आउट ऑफ पोजीशन, पूरी पूरी डिफेंस आउट ऑफ पोजीशन, देन लास्ट गोल भी सेम वैसे ही। मतलब भाई इतना ऐसा लग रहा था कि डिफेंडर्स बिल्कुल थक गए हैं, बिल्कुल कुछ रहा ही नहीं, ऐसा लग रहा था। तो यहाँ पर वो कॉम्बिनेशन, वो केमिस्ट्री और जो ऑर्गेनाइज्ड होकर खेलना चाहिए ना अपनी पोजीशन पे, वही मिसिंग लग रहा था डिफेंस में। तो मैं इस गेम में कह सकता हूँ कि अगर हम डिफेंस टाइट रखते तो भाई एक अच्छा रिजल्ट में भी मिलता, क्योंकि जब तक 1-0 चल रहा था ना तब तक बहुत सही मुझे लग रहा था कि पुश कर रही है इंडिया बहुत, लेकिन वो 2-0 हुआ उसके बाद से तो फिर ऐसा लगा कि यार अब ये क्या हो गया, क्योंकि वो एकदम से उस, हमने ये नहीं सोचा था कि वहाँ पे हम गोल खाएंगे, ऐसा लग रहा था कि सीरिया पे इंडिया गोल मारेगी। इस मैच में हमने फिजिकलिटी में तो बहुत लैग किया, आप देख सकते थे भाई, मतलब फिजिकल टसल जो था उसमें तो वो हर बार वही जीत रहे थे। टेक्निकल एस्पेक्ट पे भी अगर हम देखेंगे तो टेक्निकली उनके प्लेयर्स जो है ज़्यादा बेटर हैं, ये भी एक सिंपल सी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब देखिए काउंटर अटैक पे भाई उनकी टीम इतनी स्ट्रांग चल रही थी, मतलब जितने बार काउंटर बना रहे थे उनके बहुत अच्छे काउंटर बन रहे थे, और हमारी डिफेंस ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रही थी प्रॉपर वे में, तो इस वजह से उनके काउंटर्स और इजी हो रहे थे उनके लिए। तो यहाँ पे भी थोड़ा हमको वर्क करना पड़ेगा कि भाई जो ट्रैक बैक करे तो ऑर्गेनाइज्ड वे में भाई ट्रैक बैक करें, एकदम आउट ऑफ पोजीशन जा रहे हैं हमारे प्लेयर्स। तो ऐसे में तो इतना गैप अगर हम देंगे तो भाई अगला तो गोल मारेगा ही, मतलब ऐसे में तो नेपाल भी गोल मार के चली जाएगी, सीरिया तो फिर भी एक थोड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। अब देखिए दोनों मैचेस को देखकर एक चीज़ आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि भाई कोच नहीं, प्लेयर्स आर द प्रॉब्लम, है ना। तो प्लेयर्स की क्वालिटी में हम लैग कर रहे हैं, हमारे पास ही क्वालिटी नहीं है। तो कोच अभी पेप गार्डियोला भी लेके आ जाओ तो वो चीज़ें नहीं होगी। लेकिन हाँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मनोलो एक ऐसे कोच है जो पोटेंशियल को देखते हुए काफ़ी बदलाव लेकर आ सकते हैं। और देखिए मेरे हिसाब से ये दोनों मैचेस उनके लिए एक एक्सपेरिमेंट था कि वो अपनी एक टीम ढूंढना चाह रहे हैं, और मेरे हिसाब से मनोलो को और अपनी स्काउटिंग करना चाहिए। जैसे एडमंड जैसे प्लेयर्स अगर आई लीग से मिल सकते हैं, जो कि ISL के रेगुलर प्लेयर्स से बेटर परफॉर्मेंस करके जा रहा है 17-18 मिनट में, तो मेरे हिसाब से आई लीग में और तलाश करना चाहिए, वहाँ से और प्लेयर्स को स्काउट करना चाहिए, कैंप देना चाहिए मेरे हिसाब से। और मनोलो इस चीज़ में अच्छे हैं, मतलब वो नए यंग प्लेयर्स को ढूंढना, उनको बेटर करना, उनके परफॉर्मेंस में और जो है वो इंक्रीज़ करना, उनको ग्रो करना, ये मनोलो बेटर जानते हैं, ऐसा करके दिखा भी चुके हैं। तो मेरे हिसाब से और प्लेयर्स की तलाश करना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे टीम में जो प्लेयर्स है वो ऐसा है कि उनको ऐसा लगता है कि भाई हम तो रेगुलर प्लेयर्स बन चुके हैं, हमको कौन अलग करने वाला है। लेकिन ऐसे कई प्लेयर्स हैं ISL में भी और आई लीग में भी जो भाई उनको रिप्लेस कर सकते हैं अगर उनको चांस दिया जाए तो मेरे हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ पर ये नहीं देखना है कि कोई प्लेयर 20 गेम खेल चुका है इंडिया के लिए, उसके पास कितना अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है तो अब तो वो उसी को खेलना चाहिए, ऐसा नहीं है भाई। अगर आप सोचो एडमंड को कितने गेम हुए हैं, अभी आया और अगर वो मनवीर से अच्छा परफॉर्म करके जा रहा है, कॉन्फिडेंटली खेला भाई बंदा, तो मेरे हिसाब से तो स्काउटिंग और अच्छी हो सकती है और अच्छे प्लेयर्स हमको मिल सकते हैं, और उनके ऊपर काम होगा ना तो मे बी कुछ हमको चेंजेस भी दिखेंगे, ग्रोथ भी दिखेगी। क्योंकि अभी ऐसे तो भाई, क्योंकि सेम प्लेयर्स के साथ तो हम कब से खेल रहे, कुछ नहीं हो रहा ना, तो प्लेयर्स थोड़े से और स्काउट करो और नए प्लेयर्स को देखो कि भाई इनसे क्या हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो जो भाई उस लेवल पे परफॉर्मेंस दे रहा है उसको रखो, जो नहीं दे रहा उसको तुरंत निकालो। और देखिए बॉल पोजीशन तो ऑब्वियसली इस गेम में भी हम नहीं खेला, तो अंडर मनोलो हम बॉल पोजीशन तो खेलेंगे, लेकिन वही कि अटैक में हमको स्कोरिंग भी निकालना है, तो उसके ऊपर। और देखिए मनोलो ने जैसे कहा कि सारे ही एरियाज में वर्क करना है, तो अभी देखिए मैंने जैसा कहा था कि 5-6 गेम्स देखते हैं अंडर मनोलो, क्या चीज़ें पिक करते हैं, किन प्लेयर्स के साथ वो खेलना पसंद करते हैं, और उनके साथ वो क्या इंडियन टीम के लिए क्या रिजल्ट लेकर आ पाते हैं। क्योंकि अभी देखिए भाई विनलेस रन चल रहा है, मैच जीत ही नहीं पा रहे। बाकी अब देखते हैं वियतनाम टूर पे पता चलेगा कि और हमको क्या चीज़ें बदल के दिखती है इंडियन फुटबॉल टीम में। तो बाकी आपका इस टूर्नामेंट से कुछ, अगर आपके कुछ समझ में आया है
तो आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि दोनों मैचेस को देखकर आपको क्या लगता है, कौन से प्लेयर्स जो है वो सही नहीं है ना, उस अप टू द मार्क वाला परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। और क्या आपको अंडर मनोला भी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इन दोनों मैचेस को देखते हुए? आपको अगर एक भी पॉजिटिव चीज़ अगर समझ में आएगी तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि हाँ, ये है जहाँ से हम थोड़ा बहुत उम्मीद अभी भी है हमारी। बाकी देखिए, अंडर मनोलो थोड़ा बहुत अभी हमको विश्वास रखना पड़ेगा कि अभी अब एकदम ही छोड़ देंगे 2 गेम के बाद, तो वो भी सही नहीं है। तो थोड़ा-सा आप देखते हैं और टाइम देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है इंडियन फुटबॉल टीम के साथ, ठीक है? तो आपके जो भी थॉट्स हैं आप ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।